चैप्टर्स 1737, 1738, 1739, 1740। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1737। हेवनली कोर्ट की बुनियाद ल्यू 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 इस युग में काफी पहले ही उतर चुका था, लेकिन उसके नॉर्दर्न प्लेन्स वालों के बैच में से बाकी सब मारे गए थे। अब बस वही अकेला बचा था। ये युग बहुत ही खतरनाक और भयानक थी। रैंक 8 गू इमोर्टल्स की कुर्बानी देखना तो यहाँ आम बात थी। इस युग में ल्यू 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 के कारनामे काफी शानदार द उसने कम से कम 8 हेवनली कोर्ट मेंबर्स को मारा था। अपने ढेर सारे बैटल एक्सपीरियंस से वो काफी टाइम से फेरी जी वेई पर नजर रखे हुए था और समझ चुका था कि वो इस जंग की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। ए फ्लैट उसने अचानक छिपकर हमला किया, लेकिन ये हमला उसने काफी पहले से तैयार कर रखा था। उससी पैल फेरी जी वेई के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में एक जानलेवा खतरे का एहसास घुटन की तरह छा गया। फेरी जी वेई को अच्छे से पता था कि वो सिर्फ अपने डिफेंसिव मेथड से दुश्मन को रोक नहीं सकती, लेकिन इस वक्त उसके पास दूसरे डिफेंसिव मेजर्स एक्टिवेट करने का टाइम हाई नहीं था। जैसे हाई फेरी जी वेई मरने वाली थी, ठीक उसी जरूरी पाल में एक हेवनली कोर्ट गू इमोर्टल साइड से दौड़कर आगे आया। यह वू श्वैंग था जिसने पहले ड्यूक लॉन्ग को सपोर्ट किया था। स्विश! एक हल्की सी आवाज के साथ ल्यू 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 का किलर मूव, जो एक ग्रे चाकू जैसा था, वू श्वैंग के आर पार हो गया और फेरी जी वेई के कंधे में भीजा घुसा। डैम इट! इसने ज्यादातर अटैक रोक लिया। ल्यू 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 का चेहरा तेजी से बदला और वो वहीं से तुरंत गायब हो गया। फेरी जी वेई बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन वू श्वैंग मार चुका था। ल्यू 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 बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कौन जानता था कि अगली बार जब वो सामने आएगा तो किसकी जान जाएगी। बूम! हवा की लहरें टकराई। ड्यूक लॉन्ग सैकड़ों कदम दूर जाकर गिरा और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। आखिरकार उसने 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन का किलर मूव रोक तो लिया, लेकिन उसकी कीमत उस अपने दोनों हाथों और सीने के सामने वाले ड्रैगन स्केल से चुकानी पड़ी। उसके हाथ कमजोरी से नीचे लटक रहे थे। उसके ड्रैगन स्केल्स पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और खून ने उसके सीने को लाल रंग दिया था। ड्यूक लॉन्ग ने तुरंत हीलिंग मेथड्स एक्टिवेट किए, लेकिन उसके हाथों में डार्क पाथ डाउ मार्क्स इतने घने थे और ऊपर से वो एक अजीब तरह से अरेंज किए गए थे, जिसकी वजह से हीलिंग इफेक्ट पर काफी असर पड़ रहा था। हा, ड्यूक लॉन्ग, तुम हमारे स्नेकलर और डार्क लाइफ एंटेंगलमेंट का शिकार हो चुके हो और इतनी जल्दी अपने घाव ठीक करना चाहते हो? सपने देखते रहो। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन के अंदर से एक आवाज ने ताना मारा। इसके बाद कैलेमिटी लक ऑल्टर ने अपना लड़ने का स्टाइल बदला और अचानक जमीन में घुसकर ड्यूक लॉन्ग पर नीचे से छिपकर हमला कर दिया। एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट हुआ और ड्यूक लॉन्ग से जा टकराया। एक बड़ा सा सुनहरा रोशनी का गोला बना और उसने ड्यूक लॉन्ग को अपने अंदर कैद कर लिया। रोशनी का गोला लगातार छोटा हो रहा था। ड्यूक लॉन्ग के लिए जगह कम पड़ रही थी। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसके ड्रैगन स्केल्स लगातार गिर रहे थे और उसके ड्रैगन हॉर्न्स पर साफ दरारें दिख रही थीं। ड्यूक लॉन्ग को कैद हुआ देखकर बिंगसाई चुवान ने राहत की सांस ली। ड्यूक लॉन्ग की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जबकि कैलेमिटी लक ऑल्टर का यह किलर मूव काफी स्लो था और उस पर लैंड करना मुश्किल होता। खुशकिस्मती से नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमोर्टल्स लड़ाई में काफी माहिर थे, क्योंकि उन्होंने उसकी कमजोरियों पर फोकस किया। ड्यूक लॉन्ग का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया और वो सिर्फ पैसिवली डिफेंड कर पाया। 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए किलर मूव को ड्यूक लॉन्ग पर स्ट्राइक करने का मौका मिल गया। क्रैक! ड्यूक लॉन्ग के ड्रैगन हॉर्न्स का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया। ढेर सारे बैंगनी बाल हवा में बिखर गए। 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन किलर मूव के 9 ड्रैगन फैंटम्स जो ड्यूक लॉन्ग के शरीर के चारों तरफ लिपटे हुए थे, वो आसपास से आ रहे भारी प्रेशर को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। ड्यूक लॉन्ग, तुम्हारा राज अब खत्म हो चुका है। फेट गू अब मेरे लॉन्जेविटी हेवन का होगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिंगसाई चुवान की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। वो बस कुछ देर के लिए हाई ड्यूक लॉन्ग को फंसा सकता था और उसकी जान नहीं ले सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इसका इस्तेमाल हेवनली कोर्ट का मराल गिराने के लिए कर सकता था। जैसा सोचा था, ड्यूक लॉन्ग को कैद में देखकर हेवनली कोर्ट के कई मेंबर्स हिल गए। ड्यूक लॉन्ग अचानक जोर से हंसा। अगर मैं यहां मर भी गया तो क्या? तुम नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल्स मौत से नहीं डरते, तो क्या तुम्हें लगता है कि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स मौत से डरते हैं? बस कुछ शब्दों से हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स जोश में आ गए और उनका मराल बढ़ गया। हम अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हाइबरनेट हुए थे, इसलिए नहीं कि हम मौत से डरते थे। क्या मजाक है? हम मौत से डरेंगे? हम हेवनली कोर्ट के मेंबर्स हैं। हम इंसानियत की शान की रक्षा करते हैं। हमने रिमोट एंटिक्विटी इरा से लेकर आज तक कभी कुर्बानी से नहीं डरे।
हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने पलटवार करना शुरू कर दिया। वो नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स के किलर मूव्स को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचा रहे थे। जैसे ही मौका मिलता, हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स अपनी परवाह किए बिना नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सपर्ट्स पर जोर से हमला करते और उन्हें अपने साथ नीचे ले जाने की कोशिश करते। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स बहादुर द लेकिन हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स पागलपन पर उतर आए थे। डैम इट! बिंग साई चुवान को सिचुएशन समझ आ गई। उसने हेवनली कोर्ट का मराल गिराने की कोशिश की थी, लेकिन ड्यूक लॉन्ग के शब्दों ने उसके प्लान को बर्बाद कर दिया। बिंग साई चुवान ने ताना मारा। उसकी आवाज एक बार फिर पूरे बैटलफील्ड में गूंजी, हाँ, तुम्हारी कुर्बानी बेकार है। हमारी तरफ से कितने भी गू इमॉर्टल्स कुर्बान हो जाएं, वो सब रेड लोटस डेमन वेनरेबल के किलर मूव से बने हैं। वो कभी जिंदा दहाए नहीं। इन मुर्दा लोगों के बदले तुम्हारी जान लेना, इसमें जीत तो हमारी ही है। तुम्हारे हेवनली कोर्ट के पास कितनी फाउंडेशन है? ये कब तक चलेगा? फाउंडेशन? ड्यूक लॉन्ग ने ताना मारा, हमारे पास जरूरत से कहीं ज्यादा है। उसने पलटवार करना शुरू कर दिया। वो अपने दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका ऑरा बढ़ने लगा और एक मजबूत दीवार की तरह यूज कवर कर लिया। ड्यूक लॉन्ग ने कैलेमिटी लक ऑल्टर को नफरत भरी नजर से देखा। तुम्हारा लॉन्जेविटी हेवन मडीवल एंटिक्विटी एरा में बना था और उस बने सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। और हमारा हेवनली कोर्ट? इसे बने पूरे 38,79,687 3,879,687 साल हो चुके हैं। खुद हिसाब लगा लो, ये तुम्हारे लॉन्जेविटी हेवन से कितने गुना ज्यादा पुराना है। मेरे हेवनली कोर्ट की बुनियाद का अंदाजा लगाने की कोशिश भी मत करना, HMPH, तुम अपने सपनों में भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बिंग साई चुवान, एक नज़र इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर डालो और फिर अपने यूएस मजेदार फैंटम रिवर ऑफ टाइम को देखो। बिंग साई चुवान का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो चुप रहा। उस देखने की जरूरत नहीं थी। वो शुरू से हाई इन दोनों जगहों पर नजर रखे हुए था। फैंटम रिवर ऑफ टाइम से निकलने वाले नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल्स कम होते जा रहे थे, लेकिन हेवनली कोर्ट से गू इमॉर्टल्स के झुंड अब भी जाग रहे थे। हेवनली कोर्ट की बुनियाद वाकई में अतः थी। ड्यूक लॉन्ग ने आगे कहा, एक ट्राइब में कितने लोग हो सकते हैं? एक ट्राइब से कितने जीनियसेस निकलेंगे? बिंग साई चुवान, हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को देखो। हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी मॉर्टल्स में से हर तरह के जीनियसेस को चुनते हैं। अगर किसी ट्राइब में कोई जीनियस पैदा हो भी जाए, तो क्या वो उस सही से पाल पोस सकते हैं? ट्राइब का खून और पारिवारिक रिश्ते ही उनके रास्ते का कांटा बन जाते हैं। ये पारिवारिक रिश्तों वाला सीन हमारे सेक्स में बहुत कमजोर है। ऊपर से सेक्स के कॉम्पिटिशन्स ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर किसी ट्राइब के हाई अप्स के परिवार में कोई जीनियस पैदा हो भी जाए, तो ट्राइब का गू इमॉर्टल्स जीनियस जूनियर को तैयार करने में कितनी मेहनत कर सकता है? गू इमॉर्टल्स के पास भी बहुत काम होते हैं और वो बेहद बिजी रहते हैं। लेकिन सेक्स में एक जीनियस जूनियर को कई लोगों से गाइडेंस मिलती है। जब से वो कल्टिवेट करना शुरू करते हैं, जब तक कि वो गू इमॉर्टल नहीं बन जाते, उन्हें सही गाइडेंस मिलती है। सेक्स में कई मिशंस होते हैं जो जूनियर्स को गाइड करने के लिए ढेर सारे बेनिफिट्स देते हैं। मैं पूछता हूं, कितनी ट्राइब्स ऐसा कर सकती हैं? ड्यूक लॉन्ग की आवाज ऊंची हो गई और उसमें गुरूर और गर्व भरा था। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स, तुम लोग सच में हिम्मत वाले हो जो हेवनली कोर्ट पर हमला करने की जुर्रत की। बदकिस्मती से तुम्हारी समझ तुम्हारे ट्राइबल सिस्टम तक ही सीमित है। तुमने सच में हेवनली कोर्ट की बुनियाद को बहुत कम समझा है। बिंग साई चुवान चुप था। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि सच्चाई उसके सामने साफ दिख रही थी। हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से गू इमॉर्टल्स का एक लगातार सिलसिला जाग रहा था। 3 मिलियन साल से भी पहले, रिमोट एंटिक्विटी ईरा, प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपने आसपास के ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को देखा और हल्के से सर हिलाया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सभी गू इमॉर्टल्स यहां इकट्ठे हो गए हैं, और बाकी 4 रीजन से भी कुछ दोस्त आए हैं। लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, आपका बुलावा मिलते ही हम यहां दौड़े चले आए। हम आपके हर निर्देश और हर सीख को सुनेंगे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराए और अपना सुझाव रखा। आज से सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सेक्स बनेंगे और आने वाली पीढ़ी को हमारे हुनर सिखाने के लिए शिष्य बनाए जाएंगे। क्या क्लैन सिस्टम खत्म कर देंगे? मैंने इस अफवाह के बारे में सुना था, लेकिन लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं? ह्यूमन गू इमॉर्टल्स आपस में चर्चा करने लगे और उनके चेहरों पर नाखुशी साफ दिख रही थी। किसी ने सावधानी से समझाने की कोशिश की, लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, आप इस दुनिया के आईक्लाउड रैंक 9 गू इमॉर्टल हैं। अगर आप अपना खुद का क्लैन बनाते हैं,
तो वो यकीनन पूरी दुनिया की नंबर 1 सुपर फोर्स होगी। आपके बच्चे आपकी शान और हुनर के वारिस होंगे। हमारे सभी क्लान्स आपके क्लैन की लीडरशिप को जरूर स्वीकार करेंगे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने हल्के से अपना सर हिलाया। उन्होंने समझाने वाले गु इमॉर्टल को शांत नजरों से देखा। क्लैन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इतिहास में क्या कोई क्लैन हमेशा के लिए टिका है? जब एक क्लैन डेवलप होता है तो खून के रिश्ते के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। जब मेन इमॉर्टल वेनरेबल नहीं बना था तब हम दूसरे वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस से लड़ते थे। हमारी एकता के अलावा ये इसलिए था क्योंकि हमने उनके आपसी झगड़ों का फायदा उठाया। मेन सेक्स बनाना चाहता हूं, एक ऐसी संस्था जो खून के रिश्तों पर निर्भर ना हो। ह्यूमन गु इमॉर्टल्स कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर किसी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, आप सही कह रहे हैं। जब एक क्लैन डोमिनेट करता है तो उनकी एकता का ढीला पड़ना आसान हो जाता है। लेकिन आप अलग हैं। आप रैंक 9 तक कल्टिवेट करने वाले पहले गु इमॉर्टल हैं। शायद भविष्य में कोई रैंक 9 इमॉर्टल वेनरेबल हो, है ना? जब तक आप क्लैन में हैं, कौन सा मेंबर दूर जाने की हिम्मत करेगा? आपके रहते हुए ये सबसे ज्यादा एकजुट क्लैन होगा। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। तुम सही हो, लेकिन अगर मैं ना रहा तो मैं और कितना जी सकता हूं? ह्यूमन गु इमॉर्टल्स हैरान रह गए। किसी ने कहा, लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, आप तो अभी अपनी प्राइम में हैं। एक दूसरे शख्स ने कहा, हम लगातार लाइफ स्पैन गु ढूंढेंगे। आप इतिहास में सबसे लंबी उम्र जीने वाले गु इमॉर्टल जरूर बनेंगे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल मुस्कुराए, शांत लहजे में कहा, लेकिन मैं फिर भी मर जाऊंगा। इस दुनिया में कौन हमेशा के लिए जी सकता है? उन्होंने सर हिलाया और आभारी खुद ही जवाब दिया, कोई नहीं। गु इमॉर्टल्स शांत थे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने आगे कहा, लाइफ स्पैन गु के अलावा उम्र बढ़ाने के दूसरे सभी तरीकों में खामियां हैं। लेकिन अगर हम लाइफ स्पैन गु इकट्ठा कर भी ले, हम सब जानते हैं कि लाइफ स्पैन गु का प्रोडक्शन कम होता जाएगा, है ना? ह्यूमन गु इमॉर्टल्स शांत रहे। ये स्वर्ग की इच्छा है। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने अपना सर उठाया। उनकी निगाहें जैसे गुफा की दीवारों को चीरती हुई सीधे बादलों और आसमान को देख रही थीं। स्वर्ग का तरीका अतिरिक्त चीजों को ले लेना और कामियों को पूरा करना है। कभी भी अनंत जीवन वाला कोई सर्वोच्च अस्तित्व नहीं रहा। सबसे ऊंचे पेड़ को हवा से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। रेत का ऊंचा ढेर बहती लहरों से धराशायी हो जाएगा। नए वेरिएंट ह्यूमन एक्सपर्ट्स पुराने की जगह लेने के लिए उभरेंगे। हमारी इंसानी जाति भी वैसी ही है। मैं दुनिया में अजय हो सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। मैं एक दिन मर जाऊंगा। इसमें हेवनली डाओ, फेट और रूल्स एंड रेगुलेशंस शामिल हैं। ये सब लेस देन ग्रेटर देन में लिखा हुआ है। चैप्टर 1738 प्राइमोर्डियल ओरिजिन हेवनली कोर्ट। गुफा का माहौल और भी दबाव भरा हो गया। एक नौजवान गु इमॉर्टल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, आप अभी सिर्फ कुछ 100 साल के हैं। आपके पास अभी भी हजारों साल और यहां तक कि 10,000 साल से भी ज्यादा की जिंदगी बाकी है। क्या इस बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी नहीं है? प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने नौजवान गु इमॉर्टल को शांत नजरों से देखा। वो कुछ सांस तक भी नहीं टिक पाया और जल्दी से अपना सर झुका लिया। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गंभीर लहजे में कहा, जो दूर की समस्याओं के बारे में नहीं सोचता उस जल्द ही पास में दुख मिलेगा। अगर हम इसके बारे में जल्दी नहीं सोचेंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो मेरे मरने के बाद हमारी सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। हमारी अनगिनत लड़ाइयों से हासिल की गई मेहनत की कमाई भी टूट कर बिखर जाएगी। बाकी सब छोड़ दो, एक बार में मर गया तो जब वेरिएंट ह्यूमंस पलटवार करेंगे तुम में से कौन लीडर की जिम्मेदारी ले पाएगा? प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने पूछा। गु इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। कोई नहीं बोला। बेशक इंसान आगे बढ़े द, लेकिन वो सिर्फ प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के दम पर थे। बाकी लोग, चाहे उनके रैंक्स कुछ भी हों या उनकी गिनती भी की जाए, वेरिएंट ह्यूमन रेसेस का मुकाबला करने से बहुत दूर थे। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गहरी सांस ली। सेंट्रल कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। कितने ह्यूमन गु इमॉर्टल्स हैं और कितने वेरिएंट ह्यूमन गु इमॉर्टल्स हैं? और मॉर्टल्स का क्या? पूरी इंसानी जाति की आबादी कितनी है और वेरिएंट ह्यूमंस की आबादी कितनी है? हमारा फर्क बहुत बड़ा है। बेशक हम अपनी जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर राज कर सकते हैं और इस रीजन को एक कर सकते हैं, लेकिन बाकी 4 रीजन्स का क्या? फिलहाल मेरी ताकत सबके सामने आ चुकी है। वेरिएंट ह्यूमंस को अच्छे से पता है कि वो मुझसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वो पहले ही छिप गए हैं। हमारे पास उनकी सही लोकेशंस ढूंढने का कोई असरदार तरीका नहीं है। खास करके अनवेरिएंट ह्यूमन गु इमॉर्टल्स के ग्रोटो हेवंस और ब्लेस्ड लैंड्स। अगर वो उन्हें बाहर रखें
तो हम उनके सामने होते हुए भी उन्हें नोटिस नहीं कर पाएंगे। इमॉर्टल्स एट प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का इरादा पूरी तरह समझ गए थे। अगर इंसानी जाति आगे बढ़ी भी थी तो वो सिर्फ प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के दम पर थी। और प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की उम्र सीमित थी, वो एक दिन मर जाएंगे। इसके अलावा अभी जब वो जिंदा था तब भी इंसानी जाति के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट को एक करना बहुत मुश्किल था। वेरिएंट ह्यूमंस को ढूंढना बहुत मुश्किल था, वो छिप सकते थे और फिर भी बढ़ते रह सकते थे। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल अजैद, लेकिन उनके पास उनकी लोकेशंस का पता लगाने का कोई असरदार तरीका नहीं था। गू इमॉर्टल्स में से एक बुजुर्ग आदमी ने भारी आवाज में कहा, तो लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल की बातों के हिसाब से इंसानियत के लंबे समय तक राज करने का तरीका यह है कि हम अपने क्लैन सिस्टम को छोड़ दें और सेक्स बनाएं? प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने गंभीरता से सर हिलाया। हाँ, हम वेरिएंट ह्यूमंस के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं और पूरी इंसानियत को एक उज्जवल भविष्य कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ मेरे अकेले से मुमकिन नहीं है। वेरिएंट ह्यूमंस बुरी से बुरी हालत में छिप सकते हैं। भले ही मैं अजय हूं, मैं सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इंसानों को आज़ादी दिला सकता हूं और उन्हें दुनिया में एक स्थिर जगह हासिल करवा सकता हूं। अगर हम सच में चाहते हैं कि इंसानियत आगे बढ़े तो हमें खुद पर निर्भर होना होगा। हमें अपनी आबादी बढ़ानी होगी और जितने हो सके उतने गू इमॉर्टल्स को तैयार करना होगा। जब तक हमारी इंसानी जाति के पास वेरिएंट ह्यूमंस से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा गू इमॉर्टल्स होंगे, इंसानियत का भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम क्लैन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएंट ह्यूमंस से क्या फर्क रह जाएगा? हम पहले से ही बहुत पीछे हैं। अगर हम इसी क्लैन सिस्टम का इस्तेमाल करते रहे तो हम उन्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। सेक्स बनाना और एक्टिवली जीनियसेस को ढूंढ कर निकलना ही एक लौटा रास्ता है। लागत की चिंता किए बिना और भेदभाव छोड़कर उन्हें तैयार करना, तभी हम इन वेरिएंट ह्यूमन रेसेस को पीछे छोड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के शब्दों ने गू इमॉर्टल्स को एक बार फिर शांत कर दिया। कई लोग पहले ही शांत हो चुके थे, वो जानते थे कि प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की बातें सही थीं। लेकिन अभी भी कुछ गू इमॉर्टल्स जो तेवर चढ़ाए हुए थे, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एक गू इमॉर्टल ने पूछा, क्या सेक्स सिस्टम हमें सच्चे दिल से सहयोग करने देगा? क्या हम सच में योग्यता के आधार पर काम कर पाएंगे? क्या इसका मतलब यह है कि कोई आपसी झगड़ा या दबाव नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। लोगों द्वारा चलाई गई संस्था में स्वार्थ और निजी लाभ के लिए झगड़ा जरूर होगा। एक क्लैन अपनी नींव खून या शादी के रिश्तों पर रखता है, जबकि एक सेक्ट योग्यता और प्रतिभा के आधार पर फैसला करता है। दूसरा वाला नेचुरली ज्यादा खुला और ट्रांसपेरेंट है। सीमित कल्टिवेशन रिसोर्सेज ज्यादा उपयुक्त लोगों के पास जाएंगे, जो ओवरऑल सिचुएशन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उस शख्स ने अपना मुंह खोला लेकिन सेक्स के फायदे की आलोचना नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक अलग एंगल से इस पर बात कर सकता था। क्या इसका मतलब है कि क्लैन्स टैलेंट्स नहीं ढूंढ सकते? क्लैन्स के पास भी शादियों या बच्चे गोद लेकर बाहरी टैलेंट्स को शामिल करने का सिस्टम होता है। तुम सही हो। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सर हिलाया। लेकिन तुम कितनी शादियां कर सकते हो? भले ही तुम कई बच्चे गोद ले लो, उन्हें क्लैन के खून से जुड़े वंशजों के मुकाबले शायद अलग थलग किया जाएगा और दबाया जाएगा, है ना? ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के पास आखिरकार कहने के लिए कुछ नहीं बचा। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गंभीर आवाज में आगे कहा, मैं जानता हूं कि सेक्स सिस्टम शुरू में सच में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम बड़ी मेहनत से गू इमॉर्टल कल्टिवेशन का रास्ता ढूंढते हैं। हमने सफलता पाने के लिए एक अनमोल कीमत चुकाई है। अगर हम इसे अपने वंशजों के लिए छोड़ दें तो ठीक है, लेकिन एक सेक्ट का मतलब है कि हमें उन्हें बाहरी लोगों को देना होगा। लेकिन सच तो यह है कि सेक्स बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने इमॉर्टल कल्टिवेशन के रहस्यों को ऐसे ही दूसरों को दे देंगे, बल्कि आप जीनियसेस को चुनेंगे। इन जीनियसेस में ना सिर्फ बेहतरीन जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए बल्कि उनके नैतिक गुण भी अच्छे होने चाहिए, और सबसे जरूरी, उन्हें अपने सेक्ट के प्रति वफादार होना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे पास क्लान्स नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि आपके वंशजों को आपकी मदद नहीं मिल सकती? बिल्कुल नहीं। जब ये लोग अपने अपने सेक्स में दाखिल होंगे तो उन्हें नेचुरली आपकी देखभाल मिलेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन कामों को चुपचाप रखेंगे और सेक्ट के नियमों का खुलेआम उल्लंघन नहीं करेंगे। जब तक हम सेक्ट के नियमों की रक्षा करेंगे, हमारे वंशज, शिष्य और बच्चे भी सेक्ट के नियमों का पालन करेंगे। जब तक हम सेक्स बनाकर एकजुट रहेंगे, मुझे विश्वास है कि इंसानियत भविष्य में सच में आगे बढ़ सकती है। मेरा प्रभाव दूर के 4 रीजन्स तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई सेक्स बनाएगा और क्लैन सिस्टम को छोड़ देगा। इंसानियत के लिए
मुझे इस एक बात पर जोर देना होगा, हर सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल को एक सेक्ट बनाना होगा या उसमें शामिल होना होगा, तुम क्लैन नहीं बना सकते। आगे आने वाला हर गू इमॉर्टल भी इसी नियम का पालन करेगा। अगर किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो उस खुद मेरे हाथों और साथ ही बाकी सभी गू इमॉर्टल्स की मिलीजुली ताकत से सजा मिलेगी। ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने एक शब्द नहीं कहा। जब प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सख्त रुख दिखाया तो वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन जिस बात ने उन्हें शुक्रगुजार बनाया वो ये था कि प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने क्लैन सिस्टम पर अंधाधुंध पाबंदी नहीं लगाई थी। सेक्ट सिस्टम सिर्फ गू इमॉर्टल्स पर लागू होता था, यानी मॉर्टल्स और गू मास्टर्स क्लैन सिस्टम का इस्तेमाल करके जीना जारी रख सकते थे। इसके अलावा भले हाई गू इमॉर्टल्स ने सेक्ट्स बनाए, वो अभी भी अपने वंशजों और दोस्तों का ख्याल रख सकते थे। इसे प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का सच्चाई के प्रति समझौता माना जा सकता था, लेकिन इसने उनकी बुद्धि और दूरदृष्टि भी दिखाई। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने आगे कहा, तुम्हारा लीडर होने के नाते मैं मिसाल कायम करूंगा। मैं इसके द्वारा शपथ लेता हूं कि मेन सेक्ट्स बनाऊंगा, ना कि क्लान्स। मैं शिष्य बनाऊंगा और अपनी जिंदगी की सीख उन्हें बिना कुछ छुपाए दूंगा। इसके अलावा जब मैं भविष्य में मर जाऊंगा तो मेरा इमॉर्टल एपर्चर भी सेक्ट की नींव के लिए योगदान दिया जाएगा और ये मेरे खून के वंशजों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल। आप ह्यूमन गू इमॉर्टल्स सब हिल गए थे। इस पल उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के शांत चेहरे की तरफ देखा और बड़े मकसद के लिए कुर्बानी देने के उनके संकल्प को महसूस किया। अगर प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल भी ऐसा कर रहे थे तो उनके पास उनका अनुसरण न करने का क्या कारण था? लॉर्ड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, आप सही हैं, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। आज से हम सेक्ट्स बनाएंगे, ना कि क्लान्स। लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल का अस्तित्व सच में इंसानियत का आशीर्वाद है। लॉर्ड का अनुसरण करना निश्चित रूप से मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला होगा। लॉर्ड इमॉर्टल वेनरेबल, मुझे अभी भी सेक्ट की स्थापना के बारे में कुछ बातें समझ नहीं आई हैं। बोलो। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने कहा, आप किस तरह का सेक्ट बनाना चाहते हैं? हमें अपने सेक्ट्स कहां बनाने चाहिए? एक सेक्ट के क्या नियम होते हैं? एक सेक्ट की स्थापना में मुख्य कारक क्या हैं? प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गहरी सांस ली। मैंने पहले हाई सेक्ट्स की अवधारणा के बारे में लंबे समय से सोचा है। इस योजना में सभी संभव पहलू शामिल होंगे जिन पर हम विचार कर सकते हैं। मुझे एक उदाहरण के तौर पर लो। पहले, मेरे सेक्ट का नाम हेवनली कोर्ट होगा। एक लंबा समय बीत गया। प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने सभी इमॉर्टल्स के सवालों के जवाब दिए। उन्हें अब कोई शंका नहीं थी। उन्होंने फिर इमॉर्टल्स को देखा। आगे, ये तुम पर निर्भर करेगा। मुझे विश्वास है जब तक हम बड़े पैमाने पर सेक्ट्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, भले हाई में मर जाऊं, इंसानियत और समृद्ध होगी, और अगर वेरिएंट ह्यूमंस कोई बदलाव नहीं लाते हैं तो वो निश्चित रूप से नाश हो जाएंगे। कृपया मुझ पर विश्वास रखें। ये मत सोचो कि हमारे सेक्ट्स सिर्फ एक अवधारणा हैं और सच्चाई नहीं। मुझे विश्वास है जब तक हम अपनी योजना पर चलते रहेंगे, सेक्ट्स धीरे धीरे इतिहास के लंबे दौर में चकाचौंध करने वाली चमक फैलाएंगे। हेवनली कोर्ट और हमारे सेक्ट्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे और हम ऐसे अस्तित्व बन जाएंगे जिससे हमारे दुश्मन डरेंगे। 38,17,687 साल बाद हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। भयानक युद्ध जारी था। लॉन्जेविटी हेवन, जिसे जायंट सुन की मदद मिली थी, ऊपर था। हालांकि हेवनली कोर्ट के मेंबर्स इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से जागना जारी रखे हुए थे। कौन है? किसकी हिम्मत हुई हेवनली कोर्ट पर हमला करने की? ये हमारे पूर्वजों की मेहनत का फल है। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। कई लोगों ने अपना खून और जान दी है। लॉन्जेविटी हेवन, जो सिर्फ एक ट्राइबल सिस्टम पर चलता है, हेवनली कोर्ट को हराना चाहता है। HMPH, ख्याली पुलाव। लॉन्जेविटी हेवन, तुम नीच हो। अपने निजी लाभ के लिए तुमने इंसानों के बीच आपसी लड़ाई भड़का दी। हमारा हेवनली कोर्ट इंसानियत की पवित्र भूमि है, इंसानियत का अभयारण्य है, इंसानियत का सही नेता है। हम इंसानियत की लड़ने की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लाखों सालों से नहीं बदली है। मेन प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के नक्शे कदम पर चलूंगा। मैं अपनी जान देकर भी हमारे हेवनली कोर्ट की रक्षा करूंगा। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंजी जब बूढ़े, नौजवान, मर्द और औरत गू इमॉर्टल्स इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर निकलकर जंग में शामिल हो गए। जैसा कि प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल ने 3 मिलियन साल पहले कहा था, उनका हेवनली कोर्ट एक विशाल दानव बन चुका था जो दुनिया पर छाया हुआ था। उनकी आत्मा विरासत में जारी रही और कभी नहीं बदली।
अनगिनत जीनियसेस सेक्स द्वारा ढूंढे और पाले गए, अस पहले वेनरेबल के पीछे चलते हुए जो बहुत पहले मर चुके थे और उनकी आत्मा और विचारधारा को बरकरार रखते हुए। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स अतुलनीय रूप से बहादुर द, लेकिन हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स पागलपन का ऑरा दिखा रहे थे। भले ही उनके पास उनके इमॉर्टल गू ना हो, भले ही वो दुश्मन के साथ नाश्त हो जाएं, उनके चेहरों पर उलझन या डर नहीं था, बल्कि उनके चेहरे रोशनी से चमक रहे थे, अपने विश्वासों की रक्षा करने वालों की शान। ये इतना चकाचंद और शानदार था। क्यों? हम साफ साफ ज्यादा ताकतवर हैं, हमें हेवनली कोर्ट के जोश से क्यों दबाया जा रहा है? बिंगसाई चुवान ने अपने दांत पीसे, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। चैप्टर 1739, हेवनली कोर्ट की कुर्बानी। हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की लड़ाई अब बेहद भयानक हो चुकी थी। लॉन्जेविटी हेवन, तुम्हारे परफॉर्मेंस ने हम सबको सच में निराश किया है। HMPH, हेवनली कोर्ट के लोगों को बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है। तुम लोग बहुत लंबे टाइम से लीडर बनने के आदी हो गए हो। अब देखो मैं तुम सबकी कैसे धुलाई करता हूं। तुम और मैं दोनों ही इंसानी जाति से हैं, हमारी आपसी लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स, तुम बहादुर हो लेकिन तुम्हारे पास कोई विश्वास नहीं है। तुम हमारे विश्वास को कभी नहीं समझ पाओगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स लगातार मर रहे थे, लेकिन हर नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपर्ट की मौत के साथ हेवनली कोर्ट के कई गू इमॉर्टल्स की जानें जा रही थीं। नॉर्दर्न प्लेन्स। लॉन्जेविटी हेवन। ड्यूक लॉन्ग बेहद गुस्से में था। बराबर की टक्कर होने के बावजूद महान हेवनली कोर्ट को ऐसी दयनीय हालत में ला दिया गया। नाकाबिले बर्दाश्त। बूम! ड्यूक लॉन्ग ने अचानक अपनी बाहें उठाई और आखिरकार रसगोले को तोड़ दिया जिसने यूज कैद कर रखा था। लेकिन कैलमिटी लक ऑल्टर और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन ने तेजी से जवाब दिया। तीनों लगातार उलझते रहे। सिचुएशन एक स्टेलमेट में फंस गई। जल्दी जल्दी। ठीक है, रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन आखिरकार रिपेयर हो गया। युआन कोंगडू, अब सब कुछ तुम पर है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जब तक हम मर नहीं जाते, कोई भी इस रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कई हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स ने चारों दिशाओं का बचाव करते हुए पुकारा, एक मजबूत डिफेंसिव लाइन बनाई। क्योंकि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ने स्वार्थहीन होकर बचाव किया, रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन रिपेयर हो गया और डिफेंसिव लाइन फिर से स्थापित हो गई। बिंगसाई चुवान ने यह देखा और जल्दी से ड्यूक लॉन्ग से दूर हो गया, हेवनली कोर्ट को बर्बाद करने की कोशिश करने लगा। सोचना भी मत। ड्यूक लॉन्ग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर कैलमिटी लक ऑल्टर और 7 एक्सट्रीम डिसोलेशन को अपनी चोटों की परवाह किए बिना रोक लिया। बिंगसाई चुवान छूट नहीं पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सेना को इकट्ठा किया। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स ने एक बार फिर हमला किया। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से लगातार जाग रहे गू इमॉर्टल्स और खाली जगह भरने से डिफेंसिव लाइन पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। अच्छा, अब वक्त है। ल्यू 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 चुपके से अंदर घुसना चाहता था, लेकिन जल्दी उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसका छिपना खत्म हो गया और उसका असली शरीर सामने आ गया। एक हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल, जिसके आसपास ढेर सारे जड़े मोती तैर रहे थे, उसकी तरफ मारने के इरादे से उड़ा। तुम ही हो वो गुनहगार जिसके हाथ मेरे कई हेवनली कोर्ट के दोस्तों के खून से रंगे हैं। तुम्हारे पाप यहां खत्म होंगे। क्या वो सीनियर यू जू जी हैं? युआन कोंगडू, जो अभी फॉर्मेशन में घुसने ही वाला था, ने ये नज़ारा देखा और बेहद खुश हुआ। इतिहास में रैंक 8 गू इमॉर्टल यूजूजी छिपने की कला को उजागर करने में सबसे माहिर थे। उनके आसपास तैर रहे जड़े मोतियों की संख्या से इसमें कोई शक नहीं था कि उनके पास उनके ZY डटार इमॉर्टल गू थे। इस तरह ल्यू 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 उनके द्वारा काबू में आ गया। हम जीत सकते हैं। इतने सारे हेवनली कोर्ट सीनियर्स के होते हुए हम जरूर जीतेंगे। नहीं, साफ साफ कहूं तो जीत तो लाजमी और नेचुरली मेरे हेवनली कोर्ट की हाई होगी। युआन कोंगडू की ईद में दृढ़ निश्चय चमका। वो एक बार फिर गू फॉर्मेशन में दाखिल हुआ और जैसे ही उसने इस पर नियंत्रण किया, उसने खुशी से पाया कि यह रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पिछले वाले से कहीं बेहतर था। तो ये बात है, फेट गू को रिस्टोर करने के लिए हमारे सीनियर्स ने इतने सारे इमॉर्टल गू इसमें लगा दिए। युआन कोंगडू की ईद में आंसू आ गए। जितने ज्यादा इमॉर्टल गू इस रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते, गू इमॉर्टल्स के पास उतने ही कम इमॉर्टल गू बचते और उनके बैटलफील्ड में मरने के चांसेस बढ़ जाते। ये उनकी कुर्बानी थी, एक कुर्बानी जो उन्होंने खुशी खुशी दी थी। मुझे फेट गू को रिपेयर करना जारी रखना है। युआन कोंगडू पालथी मारकर बैठ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। आग जो भड़क रही थी। आग के अंदर एक गहरी याद उभरी। उसके मास्टर उसके सामने खड़े। छोटे डू, तुम फिर से पहाड़ के पीछे सो रहे हो।
अगर तुम हमेशा इतने आलसी रहोगे तो ये अच्छा नहीं है। नौजवान युआन कोंगडू गुस्से से उठा। मास्टर, वो बड़बड़ाया और गुस्से से बोला, मास्टर, आप मुझे वापस ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? मुझे फायर पाथ पसंद है, एक असली मर्द को फायर पाथ हाई चुनना चाहिए। लेकिन छोटे डू, रिफाइनमेंट पाथ में तुम्हारा टैलेंट हैरान करने वाला है, इसलिए मास्टर ने तुम्हें रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करवाया। उसके मुकाबले तुम्हारा फायर पाथ टैलेंट बहुत ही मामूली है। लेकिन मुझे फायर पाथ पसंद है, वो लड़ाई में इतना कूल और ऑसम दिखता है। जहां तक रिफाइनमेंट पाथ की बात है, मुझे लगातार एक सीक्रेट रूम में रहना पड़ता है और अनंत काल तक गू रिफाइन करना पड़ता है। ये तो छोड़ ही दो कि इसमें खर्चा बहुत है। गू रिफाइनमेंट अक्सर फेल हो जाता है और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सबसे जरूरी बात, गू रिफाइन करने में भी लड़ाई जितना ही बड़ा खतरा है। गू रिफाइन करते करते डिप्रेशन में मरने से तो अच्छा है कि मैं फायर पाथ इस्तेमाल करूं और बैटलफील्ड में शान से मरूं। उसके मास्टर ने लाचारी से आह भरी और गंभीर लहजे में कहा, छोटे डू, तुम्हें रिफाइनमेंट पाथ इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि तुम्हें ये पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे रिफाइनमेंट पाथ फैक्शन को सच में तुम जैसे जीनियस की जरूरत है इसे फिर से जिंदा करने के लिए। अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो, छोटे डू। तुम अब एक आदमी बन चुके हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, समझे? नौजवान युआन कोंगडू ने गुस्से से अपना सर पीछे झटका। TSK, समझ गया। अगर ये मास्टर का आदेश है तो मैं इसका पालन करूंगा। उसके मास्टर ने फिर से आह भरी, ये आदेश नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा रिफाइनमेंट पाथ कल्टिवेट करना भी काफी आनंददायक है, तुम एक दिन इस आनंद को महसूस करोगे। तो जिम्मेदारी उठाओ और खुशी से गू रिफाइन करो। ऐसा कभी कैसे हो सकता है? मुझ जैसे आलसी ने कभी ऐसा पाल महसूस नहीं किया जब मेरे कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी का बोझ हो। सही, एक और एहसास भी है, खुशी। ही, हा हा हा। युआन कोंगडू ने अपने होठ सिकोड़े जब वो अपने मन में हंसा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मास्टर, मैं आखिरकार आपकी बातें समझ गया। आपका शिष्य ने आखिर में आपको निराश नहीं किया। यहां इन साथियों के होते हुए मुझे खुद को बचाने के लिए अपना ध्यान भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके लिए पूरा जोर लगा दें। जब फेट गू पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूंगा और किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूंगा। युआन कोंगडू मुस्कुराया जब उसने एक फॉरबिडन मूव एक्टिवेट किया। एक बार ये मूव इस्तेमाल हो गया, चाहे गू रिफाइनमेंट सफल हो या असफल, उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन अगर ऐसा था भी, तो क्या? कुछ चीजें एक व्यक्ति के जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। हिडन ड्रैगन केव बैटलफील्ड। 4 ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल्स ड्रैगन पलस को जी हियर हुए थे और पागलों की तरह हमला कर रहे थे। 4 ड्रैगन जनरल्स दबाव में थे और खुद को बचाने के लिए सिर्फ ड्रैगन पलस पर निर्भर थे। लगता है ड्रैगनमैन बनना बिना किसी कीमत के नहीं आता। बाहर आओ, क्या तुम हमें फंसाना नहीं चाहते थे? ए फ्लैट, तुम इमॉर्टल गू हाउस के अंदर छिपे हो? डरपोकों का झुंड, तुमने सच में हमें कम समझा। सोंग ची युआन, किंग युएन और बाकी सब गुस्से में थे जब उन्होंने एक के बाद एक पावरफुल किलर मूव्स एक्टिवेट किए, दूसरी तरफ को मजबूती से दबाते हुए। यहां तक कि एक भले आदमी को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। इन 4 ईस्टर्न सी रैंक 8 गू इमॉर्टल्स की तो बात ही छोड़ दो। ड्यूक लॉन्ग की साजिश और जैंग लिन के ग्रुप के धोखे ने उन्हें पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया था। वो एक बेहद शक्तिशाली लड़ाई की ताकत के साथ फट पड़े। अगर पांचों रीजन्स के लोगों के स्वभाव की तुलना की जाए तो ईस्टर्न सी सबसे शांत और समझौता करने वाला था। लेकिन ऐसे स्थिर और शांत समुद्र का एक तूफानी लहरों और सुनामियों वाला रूप भी था। जब ईस्टर्न सी के लोग सच में गुस्सा हो जाते तो उनके दुश्मन समझ जाते कि असली दहशत क्या होती है। अचानक सोंग ची युआन के ग्रुप के हमले धीमे हो गए। कोई यहां है? कौन है? ये साफ साफ हेवनली कोर्ट के रीइंफोर्समेंट्स हैं। सोंग ची युआन के 4 लोगों के ग्रुप ने जल्दी से अपनी रणनीति बदली। डू ने ड्रैगन पलस पर हमला जारी रखा जबकि दूसरे 2 दुश्मन रीइंफोर्समेंट्स से लड़ने के लिए उठ गए। मैं तुम सबको बस यहीं तक भेजे सकता हूं, एक बूढ़े हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसका शरीर रोशनी के कानों में बदलकर गायब हो गया। उसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। कीन सोंग, तुम शांति से जा सकते हो। ए फ्लैट, हमारी बारी है। ये कुछ हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स द जिन्हें फेरी जीवे ने ध्यान से चुना था। हाँ, इतनी जल्दी में आ रहे हो? तुम बूढ़े लोग चाहते हो कि हम तुम्हारी मौत देखें? हुआ काइयो और शेन कॉन्ग शेंग आगे बढ़े। ईस्टर्न सी के बदमाशों, ड्रैगन पैलेस पाने का सपना भी मत देखना। बूढ़े आदमी जिसका एक पैर कब्र में है,
तुम शांति से मर क्यों नहीं जाते? बूम बूम बूम। दोनों तरफ तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड बैटलफील्ड। रो। अनगिनत ड्रैगन की दहाड़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन। यह कॉम्पाउंड किलर मूव जिसमें एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, मिरियड सेल्फ, यमा चाइल्ड, एम्परर यमा और फैमिलियर फेस शामिल एक बार फिर एक्टिवेट हो गया। वो फैंग युआन है। जल्दी फॉर्मेशन को बचाओ, हम उस सफल नहीं होने दे सकते। फैंग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फैंग युआन ने ताना मारा, तुम मुझे अब रोकना चाहते हो? बहुत देर हो गई। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के हमले की वजह से जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स का ध्यान भटका दिया था, फैंग युआन अपना किलर मूव आराम से एक्टिवेट कर पाया। मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन कमाल का था, उसमें ना सिर्फ जबरदस्त पावर थी बल्कि उससे छुटकारा पाना भी मुश्किल था। आखिरकार इस मूव ने फैंग युआन के सोल पाथ डाउ मार्क्स खर्च किए थे। ये बिल्कुल वुयोंग के अनलिमिटेड विंड जैसा था। 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन शक्तिशाली हो सकता था लेकिन उसका अंदर का कोर अभी भी कमजोर था। फैंग युआन के अनगिनत गोस्ट ड्रैगन्स के तबाही मचाने के बाद वो पहले ही टूटने के संकेत दे रहा था। फैंग युआन एम्परर यामा में बदल गया। अनगिनत ड्रैगन्स उसके आसपास दहाड़ रहे थे और उसकी ठंडी अणु सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को देख रही थीं जो कुछ भी करने में लाचार थे। 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन अपने कोर से अंदर से बाहर की तरफ टूटने लगा। फॉर्मेशन के टूटने से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स पर शक्तिशाली बैकलैश हुआ। फैंग युआन के हमला किए बिना ही कई लोग भारी रूप से जख्मी और मरने की कागार पर थे। फैंग युआन सच में सफल हो गया। वू योंग ने एक जटिल भावना के साथ बड़बड़ाया, जल्दी अनपढ़ हमला करो। याओ हुवांग ने चिल्लाया। उसका बूढ़ा और सुस्त रवैया चला गया था जब उसने बहादुरी से हमले का नेतृत्व किया। मुझे प्रिंस फंग जियान से निपटने दो, तुम सब जाओ। हेरी फुट माउंटेन, इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड की लोकेशन उजागर हो गई। तुम फेट गू को रिपेयर करना चाहते हो, HMPH, ख्याली पुलाव। हालांकि इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड को बर्बाद करना थोड़ा अफसोसनाक है, लेकिन चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। फैंग युआन ने बुरी तरह से हंसते हुए एक सम्राट की तरह इशारा किया। अनगिनत स्वॉर्ड ड्रैगन्स उसके निडर सैनिकों की तरह नीचे उतर आए। मेरे यहां होते हुए सोचना भी मत, फैंग युआन। जरूरी पाल में एक शख्सियत प्रकट हुई और अनगिनत गोस्ट ड्रैगन्स को रोक लिया। रैंक 8 फायर पाथ एक्सपर्ट ली हुवैंग। इमॉर्टल किलर मूव, वर्डन सन फ्लेम क्लोक। अनगिनत गोस्ट ड्रैगन्स पास आने से पहले ही नशे में डूब गए और खुद भी खुद जलने लगे। मेरे ली हुआंग के यहां होते हुए तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ली हुआंग ने चिल्लाया, ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हें मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन के कंसेक्यूटिव मूव का स्वाद चखता हूं। फैंग युआन की ईद में ठंडी रोशनी चमकी। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड। कुछ ही सांस के समय में अनगिनत गोस्ट ड्रैगन्स एक में इकट्ठा हो गए, एक विशाल काले रंग की ड्रैगन मार्क्ड सोल स्वॉर्ड बनाते हुए। सोल स्वॉर्ड हवा में तैर रही थी, उसकी नोक ली हुआंग की तरफ थी लेकिन वो हिली नहीं। इमॉर्टल किलर मूव, लुओपो सील। फैंग युआन ने सोल स्वॉर्ड पर लुओपो सील से वार किया। अगले हाई पैल, सोल स्वॉर्ड तेजी से आगे बढ़ी। ली हुआंग एक पैल के लिए हिचकिचाया। सोल स्वॉर्ड की रफ्तार हैरान करने वाली थी लेकिन वो अपनी रफ्तार से अभी भी बच सकता था। लेकिन अभी वो बच नहीं सकता था। यूज इसका सामना करना ही था। सोल स्वॉर्ड चुपचाप ली हुआंग के आर पार हो गई। आग बुझ गई। ली हुआंग का चेहरा एक मुर्दे आदमी की तरह सफेद हो गया। उसकी एड़ी अविश्वास में खुली की खुली रह गई, उसका शरीर एक कटी पतंग की तरह गिर गया। तुमने मेरे दोनों मूव्स की मिली जुली ताकत का सामना करने की हिम्मत की? ये एक बहादुरी भरी कोशिश थी लेकिन तुम इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं हो सकते थे। फैंग युआन ने बेपरवाही से देखा। ली हुवैंग मार चुका था। चैप्टर 1740, कर्मा रिलोकेशन, लॉर्ड ली हुवैंग। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया। इनफैलिबल ब्लेस्ड लैंड के बैटलफील्ड में ली हुआंग का शव गिरा, जिससे अनगिनत लोग हैरान रह गए। फैंग युआन ने बुरी तरह से हंसते हुए हेरी फुट माउंटेन की तरफ बढ़ना जारी रखा और अपनी बर्फीली आवाज को पूरे बैटलफील्ड में फैलाते हुए बोला, जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसका यही अंजाम होगा। एक पाल में उसकी हैबतनाक डिमोनिक पावर ने सबको हिलाकर रख दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का मराल बुरी तरह गिर गया। वू योंग की एड में एक काली रोशनी चमकी, जबकि याओ हुवैंग का ग्रुप बेहद हैरान था। छूडू का चेहरा थोड़ा जटिल था। जब फैंग युआन रैंक 6 में ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था तब उसने फैंग युआन से लड़ा था। किसने सोचा था कि कुछ ही सालों में फैंग युआन एक ऐसा शख्स बन जाएगा जिसे उस ऊपर देखना पड़ेगा।
पहली बार जब मैंने मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन इस्तेमाल किया था, उसको गिनते हुए इस बार का मिरियड स्वॉर्ड गोस्ट ड्रैगन का इस्तेमाल और साथ हाई मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड, मेरे लगभग 10,000 सोल पाथ दाव मार्क्स खर्च हो चुके हैं। फैंग युआन ने अपने मन में एनालाइज किया। मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन पावरफुल तो था, लेकिन वो फैंग युआन के सोल पाथ दाव मार्क्स को हमेशा के लिए खर्च कर देता था। मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन का एक एक्टिवेशन 4,000 सोल पाथ दाव मार्क्स खर्च करता था। ली हुआंग को मारने के बाद फैंग युआन के सोल पाथ दाव मार्क्स 10,000 कम हो गए थे। नेचुरली फैंग युआन के पास अभी इतने सोल पाथ दाव मार्क्स नहीं थे, वो उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन पाथ दाव मार्क्स से सब्स्टिट्यूट कर रहा था। संक्षिप्त में, मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड एक शक्तिशाली मूव था जो ली हुआंग को मार सकता था, जो वर्डन सन फ्लेम क्लोक का मालिक था, लेकिन इसकी कीमत भी बेहद ज्यादा थी। दाव मार्क्स का महत्व एक गू इमॉर्टल के लिए साफ था। दाव मार्क्स को हमेशा के लिए खर्च करना सीधे सीधे अपनी बुनियाद को कम करना था। इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। इसके अलावा इस मूव में एक कमी थी, सोल स्वॉर्ड की रफ्तार कुछ खास नहीं थी और इससे आसानी से बचा जा सकता था। फैंग युआन जानता था कि ली हुआंग हेरी फुट माउंटेन की रक्षा कर रहा था और हमले से आसानी से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने इस मूव का इस्तेमाल किया। हेरी फुट माउंटेन। हेरी फुट माउंटेन को अपनी नज़र में नज़दीक आते देखकर फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। किसने सोचा था कि शानदार और प्रसिद्ध इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड हेरी फुट माउंटेन पर होगा। बाहर से ये पहाड़ बेहद साधारण था, ये एक इनकंस्पिक्यूअस पहाड़ी की तरह था, लेकिन सच्चाई में यह हेवनली कोर्ट के लिए फेटगू को रिपेयर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक था, और अब इस कठिन लड़ाई में जीत या हार तय करने वाला इलाका बन चुका था। फैंग युआन। अगले हाईपैल एक और शख्सियत प्रकट हुई और फैंग युआन का रास्ता रोक लिया। ये चेन यी था। वू योंग ने तुम्हें नहीं मारा, तो चलो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता हूं। फैंग युआन ने चिल्लाते हुए एक बार फिर मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड तैयार किया। चेन यी का चेहरा गंभीर हो गया। ली हुआंग तक मर चुका था, उसके पास मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड का सामना करने का कोई भरोसा नहीं था। ये जरूरी पाल में चेन यी ने अचानक महसूस किया कि उसकी छाती जल रही है, जैसे किसी गर्म लोहे को उसके मांस पर दबा दिया गया हो। एक शक्तिशाली और रहस्यमय शक्ति उसके शरीर में घूमने और फैलने लगी। इस शक्ति के बढ़ने के साथ चेन यी के कपड़े फट गए, जिससे उसकी छाती दिखने लगी। उसकी छाती पर एक पेंटिंग थी, हवा में लहराते एक ऊंचे पेट की पेंटिंग। चेन यी ने हैरानी से चिल्लाया, क्या ये वो पेंटिंग नहीं है जो कई साल पहले जब मैंने जेनेसिस लोटस की असली विरासत हासिल की थी तब मेरे शरीर पर बनाई गई थी? उसी समय जानकारी सीधे उसके दिमाग में पहुंच गई। यह लॉर्ड जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का इंतजाम है। चेन यी हैरान और खुश था, उसने जल्दी से इस जानकारी के अनुसार सबसे शक्तिशाली योग्यता को एक्टिवेट किया। इमॉर्टल किलर मूव, कर्मा डिवाइन ट्री। तुरंत चेन यी के शरीर से हरा दूर उठने लगा। धूं उसके सर से 6 फीट ऊपर इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे रुकने और अपने आप में घूमने लगा, एक पेड़ का आकार बनाते हुए। पड मोटा और मजबूत था, जिसमें घनी शाखाएं और हरे भरे पत्ते और उस पर दर्जनों फल लटके हुए थे। लेकिन ये फल बहुत अजीब थे, वो हर तरह के आकार, रंग और साइज के थे। कुछ काले आड़ू की तरह थे, कुछ गुलाबी लेकिन एक बेसिन जितने बड़े थी, कुछ पर कांटेदार, कुछ की त्वचा ट्रांसपेरेंट थी, मांस और गुठली बाहर से देखी जा सकती थी। कर्मा डिवाइन ट्री तेजी से बना और पेंटिंग के अंदर की शक्ति कर्म डिवाइन ट्री में ट्रांसफर हो गई। चेन यी ने जैसे जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की आवाज सुनी, ध्यान से देखो, ये कर्म डिवाइन ट्री पर बना कंसेक्यूटिव मूव है, कर्मा रिलोकेशन। किलर मूव एक्टिवेट हुआ, जैसे तेज हवाएं चल रही हों, हरा धुआं झिलमिलाया जब कर्म डिवाइन ट्री हवा में झूमने और नाचने लगा। मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड एक टूटते तारे की रफ्तार से हमला करने बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो कर्म डिवाइन ट्री के पास पहुंचा, एक वुश की आवाज के साथ मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड अचानक गायब हो गया। क्या? फैंग युआन हैरान रह गया। उसी पाल उसने महसूस किया कि उसका अपने किलर मूव मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड से कनेक्शन ना के बराबर हो गया है, जैसे मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड अचानक उससे मीलों दूर हो गया हो। ये कैसा मेथड है? ऐसा लगता है जैसे इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन। फैंग युआन ने तुरंत अपनी एड़ी सिकोड़ी जब उनमें से तेज रोशनी चमकी। इमॉर्टल किलर मूव्स और गू इमॉर्टल्स के बीच का कनेक्शन एक निश्चित रंगे तक सीमित था। जब ये इस सीमा को पार कर जाता तो इमॉर्टल किलर मूव आमतौर पर टूट जाता। फैंग युआन का मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड किलर मूव मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन पर आधारित था और इसमें एनस्लेवमेंट पाथ का गुण था,
इसलिए वो एक हल्का सा कनेक्शन बनाए रख सकता था, भले ही इसे 10,000 ली दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। लेकिन ये कनेक्शन बेहद कमजोर था। अगर ये इस दूरी से थोड़ा भी आगे निकल जाता तो किलर मूव अपने आप ही कोलैप्स हो जाता। अगर ऐसा होता तो फैंग युआन को किलर मूव के फेल होने का बैकलैश सहना पड़ता। मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड इतना शक्तिशाली था, उसका बैकलैश बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता और निश्चित रूप से उस खून की उल्टी करवाता। ये जबरदस्ती किलर मूव्स को टेलीपोर्ट कर सकता है। वू योंग को फैंग युआन से इंफॉर्मेशन मिली, तो फिर देखते हैं तुम मेरे फेयरवेल फ्रेंड विंड से कैसे बचते हो। वू योंग ने ताना मारा। उसका शरीर चेन यी के पीछे प्रकट हुआ। इमॉर्टल किलर मूव, फेयरवेल फ्रेंड विंड। लेकिन वू योंग ने जैसे हाई चेन यी के कंधे को छुआ, उसकी नजर बदल गई। एक पाल में यूज इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड से दूर टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो सदर्न बॉर्डर वापस आ गया। ये वू योंग हक्का बक्का रह गया जब वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। जल्द ही वो होश में आया। उसका चेहरा बेहद काला पड़ गया था जब उसने तेजी से जानकारी भेजी। रैंक 8 गू इमोर्टल्स तक को जबरदस्ती दूर भेजा जा सकता है? ये कैसा किलर मूव है? कर्म डिवाइन ट्री में ऐसी रहस्यमय योग्यता भी थी? सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स के इमोर्टल्स हिल गए जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का मोराल फिर से बढ़ गया। हम इसी तरह से डिफेंड करते रहेंगे। चेन यी खुश था, लेकिन फैंग युआन की आवाज ने उसे एक बार फिर गंभीर कर दिया। फैंग युआन ने चिल्लाया, मिल गया। उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी अनस्टॉपेबल लगती है, लेकिन वो उस कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, उसकी एक लिमिट है। क्योंकि 2 बार इस्तेमाल करने के बाद 2 फल खत्म हो गए। इतनी जल्दी पता चल गया? चेन यी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे ट्री करने दो। हेवनली लॉर्ड बाइजू उठकर आया। उसका शरीर हल्का सा हिला जब वो अनगिनत क्लोन्स में विभाजित हो गया और एक विशाल लहर की तरह आगे बढ़ा। ये एक क्लासिक एंस्लेवमेंट पाथ बैटल टैक्टिक था, एक अट्रिशन स्टाइल की लड़ाई। कर्मा डिवाइन ट्री हवा में झूमा, एक फल अचानक गायब हो गया। हेवनली लॉर्ड बाइजू का मुख्य शरीर गायब हो गया। फैंग युआन के ग्रुप को जल्द ही उसका संदेश मिला, यूज ईस्टर्न सी टेलीपोर्ट कर दिया गया था। इमोर्टल्स में हंगामा मच गया। फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। इस बार हेवनली लॉर्ड बाइजू का मुख्य शरीर सीधे टेलीपोर्ट हो गया। एंस्लेवमेंट पाथ बैटल टैक्टिक फेल हो गया। आम तर्क के अनुसार क्या इसे हर क्लोन को टेलीपोर्ट नहीं करना चाहिए था? इसने सीधे मुख्य शरीर को ही प्रभावित किया। इस बार याओ हुवैंग का ग्रुप आगे बढ़ा। धीरे, ब्रदर चू, तुम लोग पहले हमला करो। फैंग युआन ने निर्देश दिया। चू डू ने हमला किया। उसने चेन यी पर एक लॉन्ग रेंज अटैक किया, लेकिन वो जल्दी से जगह से गायब हो गया। यूज नॉर्दर्न प्लेन्स वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो उत्तरी बर्फीले मैदान में जा पहुंचा। इसके अलावा क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, उसने अपने इस्तेमाल किए गए किलर मूव से कनेक्शन खो दिया। किलर मूव टूट गया और यूज बैकलैश सहना पड़ा। कई लोगों ने आगे हमला किया, लेकिन अन सबको टेलीपोर्ट कर दिया गया। फैंग युआन को अचानक एहसास हुआ, लगता है कि मेरा मुख्य शरीर इस किलर मूव से प्रभावित नहीं है क्योंकि मैं एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डेमन हूं। ये सोचते हुए फैंग युआन ने हमलों की एक तेज लहर शुरू कर दी। हालांकि कर्म डिवाइन ट्री शायद उस प्रभावित ना कर सके, लेकिन वो उसके किलर मूव्स को प्रभावित कर सकता था। फैंग युआन के सारे मेथड्स टेलीपोर्ट कर दिए गए। रंगे या तो दूर थी या पास। कुछ सेंट्रल कॉन्टिनेंट में किसी जगह टेलीपोर्ट हुए, कुछ दूसरे 4 रीजन्स में भेजे गए, और कुछ तो ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन में भी टेलीपोर्ट हो गए। नेचुरली चेन यी का भी समय अच्छा नहीं गुजर रहा था। जल्द ही उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उसका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा था। ऐसे अद्भुत किलर मूव को बनाए रखने का बोझ साफ तौर पर बहुत बड़ा था। डैम इट, हेरी फुट माउंटेन साफ साफ हमारे सामने है, लेकिन सिर्फ चेन यी की वजह से। याओ हुवैंग ने लाचारी में अपने दांत पीसे। किंग ये और बाकी लोग जल्दी से पहुंचे और नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स के खिलाफ लड़ने लगे। फैंग युआन ने विंड स्वीपिंग बिल्डिंग के हमले से बचकर चेन यी पर कई मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन्स भेजे। कर्मा डिवाइन ट्री लगातार हिल रहा था। अनगिनत मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन्स गायब हो गए, रैंडम लोकेशंस पर टेलीपोर्ट हो गए। जो पास में टेलीपोर्ट हुए उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जो दूर टेलीपोर्ट हुए वो तुरंत टूट गए, जिससे फैंग युआन पर बैकलैश हुआ। फैंग युआन को लगा कि यह सिचुएशन मुश्किल थी। कमजोर किलर मूव्स कर्मा डिवाइन ट्री के फलों को खर्च नहीं कर सकते, भले ही वो टेलीपोर्ट हो जाएं। एक शक्तिशाली किलर मूव एक फल खर्च कर सकता है, लेकिन अगर वो मेरी कंट्रोल की दूरी से आगे टेलीपोर्ट हो गया तो मुझे बैकलैश सहना पड़ेगा, और अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो मैं भारी रूप से जख्मी भी हो सकता हूं। फैंग युआन ने मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास फिलहाल विंटर कोट या रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील नहीं था जिस पर वो निर्भर कर सके,
उसके डिफेंसिव मेथड्स ली हुआंग से कमजोर थे। अगर मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड फेल हो गया तो वो बैकलैश से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। फैंग युआन की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि पिछले मिरियड फ्यूजन गोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड ने यूएसपीई बैकलैश नहीं डाला था। ए फ्लैट ये क्या करूं? फैंग युआन चिंतित था। बिंग साई श्वान यूज हेवनली कोर्ट की सिचुएशन ट्रांसमिट कर रहा था। फैंग युआन जानता था कि फेट गू की मरम्मत फिर से शुरू हो गई है। ये एक वुड पाथ मेथड है, इस पाथ में मेरी ज्यादा महारत नहीं है और मैं इसे कम समय में डिसाइफर नहीं कर पाऊंगा। लगता है मुझे एक अनाड़ी तरीका है इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अट्रिशन की लड़ाई में कंपीट करेंगे। बाय निंग बिंग, तुम सब अब आगे बढ़ो और लड़ो। फैंग युआन की ईद में तेज चमक थी जब उसने दृढ़ता से आदेश दिया। बाय निंग बिंग और दूसरे रैंक 7 गू इमॉर्टल्स हेरी फुट माउंटेन की तरफ बढ़े। कर्मा डिवाइन ट्री एक्टिवेट हुआ। हर बार जब वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल को टेलीपोर्ट करता, एक फल खर्च हो जाता। फैंग युआन ने इतनी जल्दी इसका सबसे अच्छा तोड़ ढूंढ लिया। चेन ही बेचैन हो गया, उसकी ऊँग खून से भर गई थीं और वो बहुत कमजोर हालत में था। बड़ी संख्या में रैंक 7 गू इमॉर्टल्स टेलीपोर्ट हो गए। आखिरकार कर्म डिवाइन ट्री के सारे फल खर्च हो गए। बिना किसी फल के कर्म डिवाइन ट्री हवा के साथ फीका पड़ गया। चेन यी ने अपना सर झुका लिया, उसका ऑरा कमजोरी के चरम सीमा पर पहुंच गया था। ट्यून मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की, मर। फैंग युआन गुस्से से आगे बढ़ा। चैप्टर एंड।